नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 58 साल पहले सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी पाबंदी को हटा लिया है। इस पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन पर बात बाद में होगी। पहले कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसा क्या हुआ कि अचानक केंद्र सरकार ने ये फैसला ले लिया? अगर ये बहुत जरूरी फैसला था तो 10 साल पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि 10 साल से तो केंद्र में मोदी की ही सरकार है। तब ये फैसला लेना और भी आसान होता, क्योंकि 2014 से 2024 तक बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन इस गठबंधन सरकार के दौर में बीजेपी ने यह फैसला क्यों लिया? क्या बीजेपी को ये लग रहा था कि आरएसएस से पंगा लेना ठीक नहीं है? क्या आरएसएस को संतुष्ट करने के लिए फैसला लिया गया? क्या अब बीजेपी को आरएसएस के मजबूत जमीनी संगठन की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है? क्या अब बीजेपी को आरएसएस की वैचारिक सहमति की ज्यादा जरूरत है? और वो वैचारिक सहमति इसलिए जरूरी है क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं की ताकत के बगैर बीजेपी की ताकत हल्की पड़ जाती है। क्या सरकार ने संघ को इस नए विवाद में खींचकर ये चिन्हित करना चाहा है कि कौन संघ के साथ है, कौन नहीं है? या फिर जब संघ अपने 100वें साल में प्रवेश करने जा रहा है, उस समय उसकी ताकत को नई ऊंचाई देने के लिए मोदी सरकार का ये एक प्रयास है। आखिर हर चीज के बावजूद मोदी भी तो संघ से ही निकले हैं, संघ में ही दीक्षित रहे हैं। या बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि संघ से पंगा लेना ठीक नहीं, और उस विरोध को ठंडा करने के लिए मोदी सरकार की चली गई ये एक चाल है। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से संघ के नेता, संगठन मुखपत्रों से इशारों में ही सही बीजेपी पर सवाल और कटाक्ष कर रहे हैं, क्या अब जनता के बीच संघ को बेनकाब करने की ये कोशिश है? क्योंकि अब भी संघ बीजेपी का विरोध करेगा तो ये मैसेज जा सकता है कि संघ बेवफाई कर रहा है। या फिर संघ ने खुद ऐसे मांग की थी कि जब वो अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रहा है, तब ऐसी पाबंदी क्यों लगी रहे? इन सवालों के जवाब आज की राजनीतिक प्रासंगिकता के दरकार हैं, लेकिन जवाब जानने से पहले पूरा माजरा समझ लीजिए। सरकार के इस नए फैसले पर कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, राजनीतिक बवाल मच गया है। 58 साल पहले 1966 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये बात बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की एक पोस्ट से आई। 58 साल पहले 1966 में जारी किया गया असंवैधानिक आदेश, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। मूल आदेश को पहले ही पारित नहीं किया जाना चाहिए था। ये प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि 7 नवंबर 1966 को संसद में गो हत्या के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। आरएसएस जनसंघ ने लाखों लोगों का समर्थन जुटाया था। पुलिस की गोलीबारी में कई लोग मारे गए। 30 नवंबर 1966 को आरएसएस जनसंघ के प्रभाव से हिलकर इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पोस्ट के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने 9 जुलाई को जारी हुए एक ऑफिस मेमोरेंडम की तस्वीर पोस्ट की। वो मेमोरेंडम आरएसएस वाली खबर की पुष्टि करता है। कांग्रेस इससे आग बबूला है। मायावती ने भी इसे मोदी सरकार का तुष्टीकरण बताया है। लेकिन बीजेपी खुश है, और खुश तो आरएसएस भी बहुत है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि ये फैसला लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। तो अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा।
इस पूरी पृष्ठभूमि के बाद असल मुद्दे पर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आरएसएस बीजेपी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये भी सही है कि बीजेपी की सांगठनिक क्षमता को मजबूत बनाने और चलाने के लिए आरएसएस के अंदर से ही नए नेताओं को भेजा जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1987 तक आरएसएस के लिए काम करते थे, बीजेपी के लिए नहीं। बीजेपी में आरएसएस ने उन्हें भेजा था, जिसमें वो गुजरात बीजेपी के सचिव बने, महासचिव बने, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और वो भी संगठन महासचिव बने, जो कि पार्टी के भीतर अध्यक्ष के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से तो ये लग रहा था कि बीजेपी और आरएसएस के संबंध ठीक नहीं है। संबंधों में ये कटुता, ये तनाव, ये दूरियां तब और दिखी जब इस लोकसभा चुनाव के बीच में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू देकर कहा कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं और सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। यही वाजपेयी और मोदी के वक्त का अंतर है। ये कोई साधारण बयान नहीं था। शायद जेपी नड्डा को लगा हो कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मिलते हैं और बीजेपी के 400 पार वाले चुनावी सपने को साकार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही कर सकता है। आरएसएस तो नेपथ्य में जा चुका है, लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी 240 पर रुक गई। ये बहुत बड़ा झटका था। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैसाखियों पर टिकी सरकार चलानी पड़ी। इससे पहले 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे या 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, मोदी हमेशा पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही चलाते रहे। दूसरी ओर लोकसभा में पहली ही बार उन्हें बेहद मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरी तरफ पिछले कुछ दिनों में देखिए तो आरएसएस का भी हमला बढ़ा है। वो हमला भले ही सांकेतिक या अप्रत्यक्ष रूप से हो। 4 जून को चुनावी नतीजे आने के 6 दिन बाद 10 जून को नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, मगर लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। भागवत ने मणिपुर के हालात का जिक्र करते हुए भी कहा था कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। बीते 10 साल से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक से वहां गन कल्चर बढ़ गया। जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। इसके बाद से ये अटकलें लग रही थी कि बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली से संघ काफी नाराज है। फिर 18 जुलाई को झारखंड के गुमला में मोहन भागवत ने कहा कि प्रगति का कोई अंत नहीं है। इंसान पहले सुपरमैन, फिर देवता और उसके बाद भगवान बनना चाहता है, लेकिन अभी ये नहीं समझना चाहिए कि अब बहुत हो गया। उन्हें लगातार काम करते रहना चाहिए, क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं है। वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। इंसान के देवता बनने वाली बात को पीएम मोदी से जोड़ा गया। उसी तरह आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में आरएसएस से ही जुड़े रतन शारदा ने एक लेख लिखा कि बीजेपी के लिए नतीजे एक रियलिटी चेक की तरह हैं। लेख में कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी का 400 प्लस का आह्वान उनके लिए एक लक्ष्य था, लेकिन विपक्ष के लिए चुनौती थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझना होगा कि ऐसे लक्ष्य जमीन पर उतरने से पूरे होते हैं। नेताओं के साथ सेल्फी डालने और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने से जीत नहीं मिलती है। बीजेपी का अति आत्मविश्वास उसे बहुमत से दूर लेकर गया है। ये सारे बयान और लेख बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी का आरएसएस की नाराजगी को शांत करना शायद बहुत जरूरी हो गया था। बीजेपी ने अपनी चाल चलती है। अब बारी एक तरफ आरएसएस की है तो दूसरी ओर विपक्ष की है, खासकर कांग्रेस की। और हाँ, यहाँ एक बात आप और विस्तार से जान लीजिए कि 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने से सरकारी कर्मचारियों पर पाबंदी क्यों लगाई थी। बात 7 नवंबर 1966 की है। अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुई थी कि दिल्ली में बड़ी संख्या में साधु और सन्यासी संसद भवन के सामने जमा होने लगे थे। शुरुआत में दिल्ली पुलिस भी नहीं समझ पाई कि आखिर ये माजरा क्या है।
पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस छोड़े, लाठियां भी भांजी, मगर भीड़ टस से मस नहीं हुई। संसद भवन गेट के सामने पुलिस और साधुओं का यह संघर्ष तब भड़क उठा जब प्रदर्शनकारियों के फेंके पत्थरों से एक पुलिस वाले की मौत हो गई। दोपहर करीब 1:30 बजे तक माहौल पूरा गर्मा गया और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। संसद के समक्ष जमा ये भीड़ गौ हत्या पर राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव बना रही थी। इस प्रदर्शन को तब भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन हासिल था। इससे इंदिरा गांधी इस कदर नाराज हुई कि आरएसएस की शाखाओं और कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के जाने पर पाबंदी लगा दी। अब 58 साल बाद वो पाबंदी हटी है तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये निर्णय सही भी था। ये 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। महात्मा गांधी की हत्या भारत के माथे पर लगा एक ऐसा कलंक है जो कभी धुल नहीं सकता। गांधी ने इस बेबस देश को एक नया जीवन दिया था, लेकिन इस गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस आरोप लगाती है कि गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया। गांधी जी की हत्या के 29 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही। कांग्रेस ने वो सबूत, वो साक्ष्य, वो कड़ियां क्यों नहीं जुटाए जो आरएसएस को गांधी हत्याकांड में दोषी ठहरा सके। फिर आरएसएस पर फांसीवादी होने का आरोप लगता है। आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, वो चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी को उसकी मदद से फलने फूलने और मजबूत होने का मौका मिला, लेकिन कांग्रेस तो विशुद्ध राजनीतिक पार्टी है। सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने का मौका उसे ही मिला। जिन जिन चीजों के लिए वो बीजेपी और आरएसएस को दोषी ठहराती है, उन सारे अपराधों में, गुनाहों में वो खुद भी लिप्त रही है। इस देश में बीजेपी भी 16 साल तक सरकार में रही है, आज भी है। बीजेपी ने कभी इमरजेंसी नहीं लगाई। इमरजेंसी तो कांग्रेस ने लगाई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने इसे क्यों नहीं बचाया? वीपी सिंह और चंद्रशेखर जैसी संख्या के लिहाज से कमजोर सरकारों ने बाबरी मस्जिद को एक खरोंच तक नहीं आने दी, लेकिन कांग्रेस के राज में वो ढांचा गिरकर बिखर गया। कांग्रेस इससे खुद को कैसे मुक्त कर सकती है? अब आखिर में असल मुद्दे पर आते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी किसी ट्रेड यूनियन या किसी धार्मिक संगठन का हिस्सा हो सकते हैं, तो वो आरएसएस की गतिविधियों में शामिल क्यों नहीं हो सकते? ऐसा करने से उन्हें रोकना राजनीतिक असहिष्णुता होगी। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।